बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गाजा में क्यों रुकी मदद। इजराइल और अमेरिका की मदद से चल रहे संगठन जीएचएफ ने गाजा में रुका खाना बांटने का काम। यूएन ने एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में हो रही हिंसा पर चिंता कहा फिर से हमें मिलनी चाहिए राहत बांटने की जिम्मेदारी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्यों सवालों में है जीएचएफ। साथ ही कार्यक्रम में आज यूक्रेन के साथ जंग और पश्चिमी देशों से बढ़े तनाव के बीच रूस में की जा रही है जोसेफ स्टालिन को फिर नायक बनाने की कोशिश। दिखाएंगे कैसे तेज हो रही है सोवियत संघ की वापसी की चर्चा। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहले संबोधन में ली जे म्यूंग ने किया देश को एकजुट करने का वादा। जानेंगे अमेरिका का करीबी देश होने के बावजूद किन मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप से निपटना नहीं होगा आसान। मैं तो यही कहूंगा जी, मैं तो सुबह उठ के समोसे न मथा टेकता रोज। और दिखाएंगे भारत से कनाडा जाकर बस एक ऐसे शख्स की कहानी जो एक दिन में बनाते हैं लाखों समोसे और दुनिया के कई देशों को करते हैं एक्सपोर्ट। गाजा में भूख और मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। डॉक्टर और चश्मदीदों के मुताबिक गाजा के खान यूनिस में एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 12 फलिस्ती मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। गाजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बंद करने और इनसाइट्स के पास हुई मौतों की स्वतंत्र जांच की बढ़ती मांग के बीच ये हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल की मदद से चलने वाले गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने कहा है कि काम में सुधार के लिए वो अपने सेंटर्स को 24 घंटे के लिए बंद कर रहा है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को 27 फलिस्तीनी एक एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से राहत सामग्री लेने की कोशिश करते वक्त मारे गए। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि रफा में उसने अपने सैनिकों की तरफ बढ़ रहे लोगों पर गोली चलाई थी। रविवार को भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल का कहना था कि वहां उसने गोली नहीं चलाई थी और गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने पिछले हफ्ते ही अपना काम करना शुरू किया था। ये राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा और लॉजिस्टिक कंपनियों की मदद लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन जॉरिक ने कहा है कि लोगों को राहत सामग्री पाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड नोइंग हु ये क्या है और कैसे काम करता है, इस बारे में हमारे पास सही जानकारी नहीं है। हम इन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के आसपास हथियारबंद लोगों को देख रहे हैं, किसी को नहीं पता कि वो कौन है और किसके अधीन है। मुख्य बिंदु ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है जो सही से काम करता है। हमें गाजा में जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। सो मच। और इजरायली सेना अब एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को युद्ध क्षेत्र मानते हुए वहां जाने वाले लोगों को चेतावनी दे रही है। बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेट इस पर और जानकारी दे रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंट गाजा फाउंडेशन ने कहा है कि उसके 8 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स गुरुवार से फिर खुलेंगे। संगठन ने माना है कि उसे इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। एक प्रवक्ता ने बताया कि हर घंटे 15,000 लोग आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये सेंटर्स खोले तब वे इसके लिए तैयार नहीं थे। साथ ही सुरक्षा का भी मुद्दा है। उनके प्रवक्ता के मुताबिक इजराइल वहां पहुंचने वाले रास्तों पर जरूरी इंतजाम कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियों का कहना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सही नहीं है। मदद बिना रोक टोक पहुंचाई जानी चाहिए। दरअसल इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र पर आरोप लगाते हुए ये दावा किया था कि यूएन गाजा में हमास को राहत सामग्री हड़पने से नहीं रोक पा रहा। इसके बाद जीएचएफ की स्थापना हुई, लेकिन इस संस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसके सेंटर्स इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में हैं और इनके इर्द गिर्द हथियार से लैस अमेरिकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स तैनात रहते हैं। आलोचकों का कहना है कि इस मॉडल के तहत लोगों को राहत केंद्रों तक पहुंचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। कुछ सेंटर्स तो 20 किलोमीटर तक दूर हैं। बात दक्षिण कोरिया की, जहां बीते रोज ही राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में जीत हासिल करने के कुछ घंटों बाद देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अपने पहले भाषण में लोगों को एकजुट करने का वादा किया। 61 साल के ली जे म्यूंग अपने मेन राइवल किम मुनसू को 49.4% वोटों के अंतर से हराया। किम मुनसू पूर्व राष्ट्रपति योन सुक यॉल की पार्टी से हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में ली जे म्यूंग ने मार्शल लॉ लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की आलोचना की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उत्तर कोरिया के साथ शांति बनाए रखने का वादा भी किया। आमरी शांति जंग से बेहतर होती है, चाहे उसकी जो भी कीमत हो। बिना लड़े जीतना संघर्ष के बाद जीतने से बेहतर है। शांति ही सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद जरिया है। बात रूस की, जहां राजधानी मॉस्को के एक ऐसे मेट्रो स्टेशन में
सोवियत संघ के तानाशाह रहे जोसेफ स्टालिन की एक नई मूर्ति लगाई गई है। ये सब तब हो रहा है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने तर्क दिया कि सोवियत संघ तो आज भी मौजूद है, क्योंकि इसे विघटन के वक्त सही तरीका नहीं अपनाया गया था। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस वर्तमान को सही ठहराने के लिए कैसे अतीत को नई शक्ल देने में जुटा है, भविष्य में क्या होने वाला है। इसके साथ साथ रूस के लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका अतीत कैसा रूप लेने वाला है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा में क्यों रुकी मदद। इजराइल और अमेरिका की मदद से चल रहे संगठन GHF ने गजा में रुका खाना बांटने का काम। UN ने एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में हो रही हिंसा पर जताई चिंता, कहा फिर से हमें मिलनी चाहिए राहत बांटने की जिम्मेदारी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्यों सवालों में है GHF। साथ ही कार्यक्रम में आज यूक्रेन के साथ जंग और पश्चिमी देशों से बढ़े तनाव के बीच रूस में की जा रही है जोसेफ स्टालिन को फिर नायक बनाने की कोशिश। दिखाएंगे कैसे तेज हो रही है सोवियत संघ की वापसी की चर्चा। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहले संबोधन में ली जे म्यूंग ने किया देश को एकजुट करने का वादा। जानेंगे अमेरिका का करीबी देश होने के बावजूद किन मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप से निपटना नहीं होगा आसान। मैं तो यही कहूँगा जी, मैं तो सवेरे उठ के समोसे ਨੂੰ मत्था टेकना रोज। और दिखाएंगे भारत से कनाडा जाकर बसे एक ऐसे शख्स की कहानी जो एक दिन में बनाते हैं लाखों समोसे और दुनिया के कई देशों को करते हैं एक्सपोर्ट। गजा में भूख और मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। डॉक्टरों और चश्मदीदों के मुताबिक गजा के खान यूनिस में एक स्कूल पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 12 फलस्तीनी मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। गजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बंद करने और इन साइट्स के पास हुई मौतों की स्वतंत्र जांच की बढ़ती मांग के बीच ये हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल की मदद से चलने वाले गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने कहा है कि काम में सुधार के लिए वो अपने सेंटर्स को 24 घंटे के लिए बंद कर रहा है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को 27 फलस्तीनी एक एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से राहत सामग्री लेने की कोशिश करते वक्त मारे गए। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि रफा में उसने अपने सैनिकों की तरफ बढ़ रहे लोगों पर गोली चलाई थी। रविवार को भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल का कहना था कि वहां उसने गोली नहीं चलाई थी। और गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने पिछले हफ्ते ही अपना काम करना शुरू किया था। ये राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा और लॉजिस्टिक कंपनियों की मदद लेता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन जुजारेक ने कहा है कि लोगों को राहत सामग्री पाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। ये क्या है और कैसे काम करता है, इस बारे में हमारे पास सही जानकारी नहीं है। हम इन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के आसपास हथियारबंद लोगों को देख रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वो कौन है और किसके अधीन है। मुख्य बिंदु ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है जो सही से काम करता है। हमें गजा में जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और इस्राएली सेना अब एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को युद्ध क्षेत्र मानते हुए वहां जाने वाले लोगों को चेतावनी दे रही है। बीबीसी संवाददाता बारबरा प्लेट अशर इस पर और जानकारी दे रही हैं। The aid distribution centers will be operating again on Thursday. The गजा फाउंडेशन ने कहा है कि उसके एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स गुरुवार से फिर से खुलेंगे। संगठन ने माना है कि उसे इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। एक प्रवक्ता ने बताया कि हर घंटे 15,000 लोग आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये सेंटर्स खोले तब वे इसके लिए तैयार नहीं थे। साथ ही सुरक्षा का भी मुद्दा है। उनके प्रवक्ता के मुताबिक इस्राइल वहां पहुंचने वाले रास्तों पर जरूरी इंतजाम कर रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियों का कहना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सही नहीं है। मदद बिना रोक टोक पहुंचाई जानी चाहिए। दरअसल इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र पर आरोप लगाते हुए ये दावा किया था कि यूएन गजा में हमास को राहत सामग्री हड़पने से नहीं रोक पा रहा। इसके बाद GHF की स्थापना हुई, लेकिन इस संस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसके सेंटर्स इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में हैं और इनके इर्द गिर्द हथियार से लैस अमेरिकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स तैनात रहते हैं। आलोचकों का कहना है कि इस मॉडल के तहत लोगों को राहत केंद्रों तक पहुंचने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। कुछ सेंटर्स तो 20 किलोमीटर तक दूर हैं।
बात दक्षिण कोरिया की, जहां बीते रोज ही राष्ट्रपति चुनाव हुए। चुनाव में जीत हासिल करने के कुछ घंटों बाद देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने अपने पहले भाषण में लोगों को एकजुट करने का वादा किया। 61 साल के ली जे म्यूंग अपने मेन राइवल किम मुन सू को 49.4% वोटों के अंतर से हराया। किम मुन सू पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल की पार्टी से हैं, जिनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में ली जे म्यूंग ने मार्शल लॉ लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति की आलोचना की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उत्तर कोरिया के साथ शांति बनाए रखने का वादा भी किया। शांति जंग से बेहतर होती है, चाहे उसकी जो भी कीमत हो। बिना लड़े जीतना संघर्ष के बाद जीतने से बेहतर है। शांति ही सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद जरिया है। बात रूस की, जहां राजधानी मॉस्को के एक ऐसे मेट्रो स्टेशन में सोवियत संघ के तानाशाह रहे जोसेफ स्टालिन की एक नई मूर्ति लगाई गई है। ये सब तब हो रहा है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने तर्क दिया कि सोवियत संघ तो आज भी मौजूद है, क्योंकि इसे विघटन के वक्त सही तरीका नहीं अपनाया गया था। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग ने यह जानने की कोशिश की कि रूस वर्तमान को सही ठहराने के लिए कैसे अतीत को नई शक्ल देने में जुटा है। भविष्य में क्या होने वाला है, इसके साथ साथ रूस के लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका अतीत कैसा रूप लेने वाला है। यहाँ इतिहास लगातार बदल रहा है। तो मैं मॉस्को के एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जा रहा हूँ, जहाँ रूस के अतीत का एक भूत फिर से निकल आया है। वहां सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन की नई मूर्ति लगी है। एक वक्त था जब स्टालिन की मौत के बाद रूस में उनकी सारी मूर्तियां या तो हटा दी गई थीं या गिरा दी गई थीं। तब स्टालिन के व्यक्तित्व और उनके अपराधों की आधिकारिक तौर पर निंदा की गई थी। वो एक दहशत भरा दौर था जब लाखों लोगों को गुलाग कैंपों में भेजा गया था और हजारों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मगर अब पूरे रूस में फिर से स्टालिन की मूर्तियां दिखने लगी हैं। आज सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि स्टालिन मजबूत नेता थे, जिन्होंने जंग में देश को जीत दिलाई। स्टालिन को फिर से लोगों के जहन में बसाया जा रहा है। आज के युवा स्टालिन के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि स्टालिन जोसेफ से बेवजह नफरत की जाती है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। बेशक वो अत्याचारी थे, फिर भी उन्होंने खुद को नेता के तौर पर साबित किया। हर शख्स में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन के एक सलाहकार ने कहा था कि कानूनी तौर पर सोवियत संघ अब भी मौजूद है, क्योंकि इसे भंग करते वक्त कथित तौर पर कुछ प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने ऐसा ये जताने के लिए कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग रूस का आंतरिक मामला है। फिर एक पूर्व रूसी प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद रेड स्क्वायर पर कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट जुटे और फिर से सोवियत संघ की बहाली की मांग की। इसे गैर कानूनी ढंग से भंग किया गया था, इसे रद्द किया जाना चाहिए। हम 1945 के दौर वाली सरहदों में लौटना चाहते हैं ताकि कोई युद्ध ना हो। मान लीजिए कल कोई बताए कि सोवियत संघ की वापसी हो चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा राजनीतिक हालात में ऐसा मुमकिन है, क्योंकि सोवियत संघ में शामिल रहे सभी आज आजाद देश हैं। क्या वो फिर से वो यूनियन बनाना चाहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन वाकई सोवियत संघ की वापसी हो जाएगी, लेकिन ये दिलचस्प है कि इसकी चर्चा करवाई जाने लगी है। दिलचस्प ये भी है कि कैसे इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है और उसे यूक्रेन जंग, पश्चिमी देशों से टकराव और देशभक्ति की मदद लेकर बदला जा रहा है। रूस हमेशा से पश्चिमी देशों पर इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश का आरोप लगाता है, मगर यहाँ जो हो रहा है उससे लगता है कि रूसी सरकार इतिहास अपने हिसाब से लिखना चाह रही है, ताकि अभी किए जा रहे कामों को सही साबित किया जा सके। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। बर्फीली चादर से ढका दुनिया का वो हिस्सा जहां की यात्रा अब तक किसी ने नहीं की। ब्रिटेन की सेलर एला हिबर्ट बिना किसी बाहरी सपोर्ट के आर्कटिक सर्कल का चक्कर लगाने निकल गई हैं।
इसमें उन्हें 5 महीने तक का वक्त लग सकता है। मगर ये बात जितनी रोमांचक लगती है उतनी चिंताजनक भी है, क्योंकि ये यात्रा इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और बर्फ तेजी से पिघल रही है। देखिए बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता जॉना फिशर की रिपोर्ट। I think most people think I'm a little bit nuts. एला हिबर्ट लंबे अरसे से इस ट्रिप की तैयारी करती रही हैं। एक ऐसी यात्रा जिसे पूरा करने का जोखिम पहले किसी ने नहीं उठाया। वो अकेले अपनी नाव के साथ आर्कटिक सर्कल का चक्कर लगाने जा रही हैं। इसके लिए उनकी नाव येवा को अच्छी तरह जांचा गया। सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? I think सबसे पहले तो नींद की कमी एक बड़ी चुनौती होगी जब तक नाव चल रही है और उसके साथ मैं भी चल रही हूँ। एक वक्त पर 20 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं सोती। दूसरी चुनौती है आइसबर्ग। अगर हम हिमखंड से टकराए और नाव डूबने लगी तो मुझे इसे छोड़ना होगा और प्रोटोकॉल के हिसाब से देखना होगा कि ये एकदम सुरक्षित ढंग से हो। इस नाव का कवर 5 मिलीमीटर मोटे स्टील का है और हो सकता है एला को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत ना पड़े। आर्कटिक धरती के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। मतलब ये है कि जिन रास्तों से जाना कभी नामुमकिन था, अब बर्फ पिघलने से वो खुल रहे हैं। ये आपको पूरा आर्कटिक सागर दिखाता है। एला उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल का चक्कर लगाने से पहले उत्तर की ओर आइसलैंड की तरफ जाएंगी और दक्षिणी ग्रीनलैंड की तरफ भी। जब संभव होगा तो हवा के रुख का सहारा लेंगी और जरूरत पड़ी तो इंजन भी है। इसलिए मेरा अनुमान है कि इसमें लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। चक्कर लगाने के लिए 10,000 समुद्री मील की यात्रा करनी होगी, जिसमें आर्कटिक और पोर्ट्समथ जाना शामिल नहीं है। तो अगर आपकी यात्रा पूरी हो जाती है तो आपको कैसा महसूस होगा? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि मेरे लिए ये उपलब्धि होगी कि मैंने वो किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। पर दूसरी तरफ मेरा ये कर पाना आर्कटिक और हमारे भविष्य के लिए चिंताजनक है। ग्रीनलैंड को अलास्का से जोड़ने वाला नॉर्थ वेस्ट पैसेज एला का इंतजार कर रहा है। ज्यादातर वक्त जमे रहने वाले इस हिस्से को महज 100 साल पहले ही पार किया गया है। यहाँ खतरा हर जगह है, पानी के अंदर और बाहर भी। टॉम कनलिफ एक जाने माने सेलर हैं और एक फिक्रमंद दोस्त भी। अगर आर्कटिक वैसा होता जैसा इसे होना चाहिए था तो ये संभव नहीं होता। मैंने एक फ्लेयर गन रखी हुई है। उन्हें डराने के लिए शायद इतना ही काफी होगा। हम इस यात्रा में पोलर बेयर इंटरनेशनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेयर्स को नुकसान पहुंचाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। Okay, well, good luck with that. Thank you so much, Tom. बीबीसी संवाददाता जॉना फिशर की रिपोर्ट। और अब बात समोसों की। आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो पहले वकील थे, फिर जब वो भारत से कनाडा गए तो उन्होंने समोसों का बिजनेस शुरू कर दिया और आज उनके समोसे कनाडा ही नहीं बल्कि अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक पसंद किए जाते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सरबजीत सिंह धालीवाल की रिपोर्ट। मिलिए हरपाल सिंह संधू से, जिन्होंने कनाडा में समोसों का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। संधू के समोसे कनाडा में ही नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी देशों में भी बहुत मशहूर हैं। कि मेरे फादर साहब ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ नहीं सी ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मेरे पिता खुश नहीं थे कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਕਟੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। उन्होंने कहा, ये कैसी कामयाबी है, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर वकील बनाया और यहाँ तुम पकौड़े बेच रहे हो। लेकिन मैं खुश हूँ कि कुछ सालों बाद मेरे पिता हमें और हमारे बिजनेस को समझ पाए। समोसे ऐसे तो नुकसान का सौदा था क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट बहुत लगती है और इसे बहुत कम कीमत पर बेचा जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसे बनाने में मशीन का इस्तेमाल करें। इसके बाद तो हमारी किस्मत ही बदल गई। समोसा हमारे लिए पूजा पाठ जैसा हो गया। मैं कहूँगा कि मैं तो हर सुबह समोसे के आगे माथा टेकता हूँ। हमें पूरी दुनिया में समोसे के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं ये दोनों भाई समोसा मैन हैं। संधू ब्रदर है गया, ये समोसा वाले संधू ब्रदर वा। हमें इस पर बहुत फक्र है। भारत में समोसा ब्रदर्स के नाम से जाने जाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमें तो गर्व है। पहला तो जी समोसे दा मैं जेड़ा असी बनाने ते बाकी जेड़े पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे समोसे भारत में बनने वाले समोसे से कैसे अलग हैं। हम जैसे बनाते हैं उनमें 70% कम फैट होता है, इसीलिए हर जगह इसे पसंद किया जाता है। शुरुआत में हम रोज 35 से 40 हजार समोसे बना पाते थे,
लेकिन अब हम रोजाना 5 लाख समोसे बनाते हैं। हम आलू और मटर जैसे कुछ देसी फ्लेवर्स के साथ ही पालक चीज टिक्का मसाला जैसे फ्लेवर्स भी बेचते हैं। हम और फ्लेवर्स पर भी काम कर रहे हैं। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1-2 ਹੋਰ ਫਲੇਵਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। भारत में पेशे से वकील हरपाल सिंह संधू ने कनाडा जाने के बाद 1989 में समोसों का कारोबार शुरू किया। हमने समोसे तो बना लिए, लेकिन शुरू में मार्केट में जगह नहीं बना पाए। लगभग 1 साल लग गया। फिर हमने मार्केटिंग शुरू की। हम उन्हें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं। इन देशों में समोसे की खपत बहुत ज्यादा है और लोग समोसे खाना पसंद करते हैं। और अब दुनिया की कुछ और खबरें BBC ग्लोबल राउंडअप में। वियतनाम ने लंबे वक्त से चल रही उस योजना को खत्म कर दिया है जिसमें परिवारों को सिर्फ 2 बच्चों की इजाजत थी। नए फैसले की वजह है हाल के दिनों में जन्म दर में आई गिरावट। सरकार अब उन महिलाओं पर जुर्माना भी लगा रही है जो गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात करा रही हैं। अमेरिका को स्टील एक्सपोर्ट करने वाले सभी देशों पर 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। सिर्फ ब्रिटेन पर पुरानी दर से 25% टैरिफ लगाया गया है। कनाडा और मेक्सिको वो देश हैं जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ्स की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए $180 लाख की कार्बन ऑफसेट स्कीम शुरू की गई थी। अब ब्राजील के सरकारी वकीलों ने मांग की है कि इसे रद्द कर दिया जाए क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। सरकारी वकीलों का कहना है कि राज्य सरकार स्थानीय जनजातियों और दूसरे समुदायों से ठीक से चर्चा नहीं कर पाई। और क्या आपको पता है, अगर आपके घर में डॉगी हो तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। डॉगी बच्चों के लिए भी मददगार हो सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक घर पर डॉग हो तो बच्चों को स्किन से जुड़ी समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के एकेडमिक्स ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी स्टडी में ये नहीं देखा गया कि अगर बच्चे को पहले से स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।